साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब मंच सच्ची बातें खरी खरी। मैं राजेश पटेल। आज मैं आपसे बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो हमारे और आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे होंगे, टेलीविज़न पर या विभिन्न न्यूज़ चैनलों पर आप समाचारों में सुन रहे होंगे कि कोरोना काल के बाद से हार्ट अटैक की घटनाओं में अचानक से बाढ़ सी आ गई है। कोई चलते चलते किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है, कोई गाते गाते हार्ट अटैक आ जा रहा है और वहीं पर उसकी इहलीला समाप्त हो जा रही है। कोई भाषण देते, कोई रामलीला में भगवान राम का पाठ करते हुए, उनका चरित्र निभाते हुए। और तो और बुजुर्ग तो बुजुर्ग हैं ही, लेकिन 20 साल से लेकर 40 साल तक के लोगों में भी हार्ट अटैक की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। मैं आज इस पर इसलिए चर्चा करना चाहता हूं कि मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। बहुत सारी बातें मैं अपने अनुभव के आधार पर बताऊंगा कि हार्ट अटैक कैसे जाने कि ये दर्द हार्ट अटैक का है। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी क्या होती है, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के बाद का जीवन कैसा होता है, ये कितने दिनों तक एंजियोप्लास्टी जो छल्ला लगता है, स्टेंट लगता है, कितने दिनों तक कारगर रहता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, आहार विहार, टोटल आहार विहार कैसा होना चाहिए, और इसके बाद क्या परेशानियां आती हैं स्टेंट के बाद। मैं सारी चीज़ों पर चर्चा करूंगा क्योंकि मैं इस समय इस स्थिति से भुगत रहा हूं, गुजर रहा हूं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन का बटन दबा देंगे ताकि ये जारी होने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। और लाइक और कमेंट जरूर लिखिएगा, इससे हमको पता चलेगा कि आपने इस वीडियो को, अपने जीवन से जुड़े इस वीडियो को किस तरीके से लिया है। साथियों, मुझे 8 बार अटैक आया इसी साल जून में, और मैं समझता रहा कि गैस है, लेकिन 8वीं बार जब दर्द की अवस्था में ही मेरा ईसीजी कराया गया तो पता चला कि नहीं, अटैक है। पूरी कहानी विस्तार से मैं बताता हूँ। साथियों, 2 साल पहले मेरे सीने में कभी कभी सूल जैसा उभरता था। मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा ईसीजी करा लाइए। मैंने अपनी सुविधा के अनुसार जाके ईसीजी कराया, लाया तो सब कुछ नॉर्मल था। उन्होंने कहा गैस वैस की समस्या होगी और ठीक हो जाएगा, कुछ दवाएं दिए। लेकिन इस साल जून में 15 जून के बाद ताबड़तोड़ लगभग रोज मुझे अटैक आते थे। ऐसा लगता था जब अटैक आता था तो सीने का दर्द इतना भयंकर होता था, जैसे लगता था कि अभी सीना फट जाएगा, खोपड़ी फट जाएगी। मैं भी समझता था कि गैस ही है। गैस की दवा लेता था, ठंडा पानी पीता था, सीढ़ी चढ़ता उतरता था, आता जाता था, टहलता था बेचैनी में। कुछ 1 आध घंटे के बाद राहत मिलती थी। लेकिन जो अंतिम 8वां अटैक आया वो तो गजब का था। आप विश्वास नहीं मानिएगा कि मैं आमतौर पर ये माना जाता है कि तीसरे अटैक में ही कहानी ख़त्म हो जाती है, लेकिन मुझे 8वां अटैक आया। जब 8वां अटैक रात में 2 बजे आया, मैं फिर भी गैस से समझ रहा था। किसी तरीके से बेचैनी में ठंडा पानी पीते, टहलते घूमते, पेट को सहलाते कि गैस किसी तरीके से निकले। और ये दर्द सीने के बाईं तरफ से लेके पूरा यहाँ तक था। लगता था कि मलपट फट जाएगा, खोपड़ी फट जाएगी, ब्लास्ट कर जाएगी, इतना भयंकर दर्द, सीना फट जाएगा। 5 बजे भोर में मैंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमालपुर, मेरे घर से करीब 4 किलोमीटर दूर है, उसके प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन सिंह को मैंने फ़ोन किया। मैंने बताया, उन्होंने, वो संयोग से अस्पताल पर ही थे 5 बजे सुबह।
मैं अस्पताल पहुंचा। वो भी प्रारंभिक तौर पर गैस की ही सब दवा वगैरह दिए, लेकिन एक सुझाव उन्होंने दिया कि दर्द अभी जारी है, इसलिए जाके ईसीजी करा लाइए। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि नसों में ब्लॉकेज का पता तभी चलता है जब दर्द, उसके अलावा ईसीजी कराने पर सब कुछ नॉर्मल रहता है। मैंने कई बार ईसीजी कराया लेकिन हमेशा नॉर्मल आया, लेकिन जब दर्द की अवस्था में जाके ईसीजी कराया, लाके उनको रिपोर्ट दिखाया, करीब 9:30 बजे सुबह उनको रिपोर्ट दिखाई, तो वो मुझे ऊपर नीचे देखने लगे और बोले कि नहीं, आपको तुरंत जाना होगा किसी वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट के यहाँ। तो और खून पतला करने की जीभ के नीचे रखने वाली एक दवा होती है, उन्होंने दिया और मैंने उसको मुंह में रखा जीभ के नीचे और एक जेब में रखा और तुरंत बनारस के लिए रवाना हो गया। मैं सीधे बीएचयू गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उस समय कार्डियोलॉजी विभाग के, हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष कह लीजिए, डॉक्टर ओम शंकर से मैं सीधे जाके मिला। उन्होंने ईसीजी रिपोर्ट देखी तो मुझे देखते हुए बरस पड़े मेरे पर, कहे अभी तक आप जिंदा कैसे हो? आपको रात में ही आना चाहिए था, रात में अटैक आया। तो मैंने कहा मैं जानूंगा कि अटैक आया है तब ना, मैं तो गैस समझ रहा था, तो सुबह पता चला है कि अटैक आया है। तो आते आते गांव देहात से 40 किलोमीटर दूर मैं रहता हूँ। उन्होंने तुरंत भर्ती किया और 22 जून को मेरी एंजियोग्राफी हुई। एंजियोग्राफी में पता चला कि एक नस 95%, 95% ब्लॉकेज है एक धमनी, और एक 80%, 80%। तो 95% वाले से ही ज़्यादा खतरा था। एंजियोग्राफी के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, स्टेंट डालना होगा, जिसमें 95% ब्लॉकेज है उस धमनी में स्टेंट डालना होगा, छल्ला। एक सप्ताह बाद 28 जून को स्टेंट पड़ा। आपको बता दूं, लोग डरते हैं एंजियोग्राफी से, बहुत ही, थोड़ा इसके बारे में भी बता दूं, एंजियोग्राफी बहुत ही आज के तकनीकी दौर में साधारण प्रक्रिया है। आपकी जांघ और पेट के बीच में, कमर के पास से एक नस में तार के माध्यम से और कैमरा उसके माध्यम से चेक किया जाता है एंजियोग्राफी में कि कहाँ पर ब्लॉकेज है नस में, और फिर उसी जगह से फिर स्टेंट डाला जाता है। 24 घंटे इस दोनों क्रियाओं के बाद 24 घंटे अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, उसके बाद मरीज को छुट्टी दे दी जाती है। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। कुछ दवाएं लिखे, दवाएं चल रही हैं, अभी भी चलती हैं। लेकिन एंजियोग्राफी के बाद का लाइफ कैसा है, लोग बहुत डरते हैं। मैं बता रहा हूँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर चल रहा है, 5वां महीना, करीब 5.5 महीने हो चुके हैं मुझे स्टेंट लगे, और आज तक कोई भी परेशानी। बीच में मैं एक दिन गया था डॉक्टर ओम शंकर से मिलने, तो उन्होंने कहा कि 4-6 महीने जिसको कोई परेशानी नहीं होती, वो परेशानी कभी फिर नहीं होती, और इसका कोई लाइफ नहीं है, ये आपके जीवन भर चल सकता है। वहाँ पर ब्लॉकेज नहीं होगा, दूसरी जगह भले हो सकता है, अगर आप खान पान में सावधानी नहीं बरतेंगे तो। आपको बता दूं साथियों कि नस ब्लॉकेज कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। कोलेस्ट्रॉल के लिए न बढ़े, इसके लिए तमाम तरह की भ्रम की स्थितियां हैं। लोग तेल खाना छोड़ देते हैं, लोग क्या क्या खाना छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आता। आपको बता दें कि डॉक्टर साहब ने बताया, उनका एक विस्तार से इंटरव्यू है इस पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप उसको सुन लीजिए। कोलेस्ट्रॉल किसी भी वनस्पति उत्पाद में नहीं होता है। हाँ, ट्राइग्लिसराइड जरूर होता है। ये दोनों चीज़ें खतरनाक हैं। कोलेस्ट्रॉल अगर 150 से 200 के बीच है तो आपका मित्र है, और 200 से जैसे ही पार हुआ वो आपके शरीर का, आपके स्वास्थ्य का दुश्मन हो जाता है। तो इसको 150 से 200 के बीच में बना के रखना है। और ट्राइग्लिसराइड का भी यही
थीम है कि 150 तक है तो आपका मित्र है, आपके स्वास्थ्य का दोस्त है, आपका ध्यान रखता है। और 150 से ऊपर जहाँ इसकी संख्या बढ़ी, इसकी मात्रा बढ़ी, ये आप फिर आपके शरीर का दुश्मन हो जाता है। हाँ, ये इन दोनों चीज़ों से बचना है ये एंजियोप्लास्टी के बाद, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के बाद, कि आपका ये दोनों चीज़ संतुलित रहे, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल के लिए आप वनस्पति उत्पाद में कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन ट्राइग्लिसराइड तेल में होता है, सरसों के तेल में भी होता है, इसलिए खाइए लेकिन संतुलित मात्रा में। जो लोग एकदम मना करते हैं वो लोग आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यदि आप उनकी सलाह मान के तेल वगैरह खाना छोड़ देंगे, मसाला खाना छोड़ देंगे, मसाले तो औषधियाँ हैं, तेल भी एक तरह के, तेल भी जरूरी है, सरसों का तेल। बाजार के, हाँ एक चीज़ मनाही है कि बाजार की चीज़ों को, तली भुनी हुई चीज़ों को, डीप फ्राई चीज़ों को न खाएं। तेल को एक बार गर्म करने के बाद फिर यदि जो चीज़ बना लिए वो ठंडा हो गया तेल, उसको दोबारा गर्म न करें। और रिफाइन, पाम आदि जो बाजारी तेल है या सरसों का तेल भी जो बाजार का है, उससे परहेज करें। यदि सरसों का तेल आपको स्वस्थ रहना है तो सरसों खरीदिए, उसको अपने सामने पिरवाइए, तेल निकलवाइए, उसके बाद उसका सेवन करिए। संतुलित मात्रा में, कतई नुकसान नहीं करेगा। हाँ, पशु उत्पाद, घी, पनीर, दूध, ये सब कोलेस्ट्रॉल के लिए बढ़ाने वाले हैं। मांस, तो आप एंजियोप्लास्टी के बाद पशु उत्पाद खाना कम कर दें। जैसे पनीर में प्रोटीन पाया जाए तो प्रोटीन के लिए दूसरा स्रोत है, आप पनीर पशु उत्पाद है उससे बचें। दूध टोंड पिए या न पिए तो भी अच्छा है, क्योंकि दूध में जो विटामिन होते हैं वो और भी दूसरी चीज़ों में होते हैं, सब्स्टिट्यूट के रूप में दूसरी चीज़ें ली जा सकती हैं। फल जो मर्जी हो वो खाएं। हाँ, ये आहार हो गया, मुझे कोई चीज़ खाने की मनाही नहीं है, लेकिन मैं संयमित तरीके से संतुलित मांस एकदम से त्याग दिया, अल्कोहल त्याग दिया, धुएं वाली चीज़ें, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, इन सब चीज़ों को नहीं पीना है। इनसे नसों में ब्लॉकेज बढ़ता है। हाँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने अनुभव और मेरे डॉक्टर, जो डॉक्टर ओम शंकर पूर्वांचल के नामी गिरामी हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने जो मुझे सलाह दी उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ। हाँ, अपनी दिनचर्या में आप योग कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, टहल सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लोग कहता है, मुझे भी लोग मना कर रहे थे कि नहीं टहलिए कम, धीरे धीरे टहलिए। डॉक्टर साहब का कहना है, डॉक्टर ओम शंकर का, कि आप जितना तेज टहल सकते हैं अपने सुविधा अनुसार आप टहलिए, योगा करिए, व्यायाम करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उतना करिए। हाँ, शरीर के साथ ज़बरदस्ती न करें कि यदि आप थक गए तो आप थके हुए स्थिति में आप टहलना छोड़ दें, बैठ जाएं, तो कुछ देर आराम कर लें, फिर आगे चलें। एकदम नॉर्मल ज़िंदगी रहेगी। आप मुझे देख सकते हैं, स्टेंट के बाद मैं एकदम से नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा हूँ। सुबह नाश्ता, सुबह टहलना, पहले बल्कि मैं नहीं टहलता था, इसीलिए नौबत आई। न मॉर्निंग वॉक करता था, न इवनिंग वॉक करता था, न योगा करता था, न प्राणायाम करता था, न व्यायाम करता था। अब लेकिन स्थितियाँ बदल गई हैं। मैं सुबह नियमित रूप से 3 किलोमीटर टहलना, आधे घंटे योगा, प्राणायाम, व्यायाम मिला के आधे घंटे उसमें, यानी करीब करीब 1-1.25 घंटे का समय अपने शरीर पर देता हूँ। और शाम को भी 40-45 मिनट, करीब 3-4 किलोमीटर मैं पैदल टहलता हूँ। जितनी स्पीड में चल सकता हूँ उतनी स्पीड में चलता हूँ। जब थक जाता हूँ, जहाँ थोड़ी देर 5 मिनट आराम कर लिया, फिर आगे चला। अभी तक हालांकि आराम करने की स्थिति नहीं आई, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है कि जैसे ही सीने में दर्द समझ में आए, आप अपने नज़दीकी किसी अच्छे हृदय रोग विशेषज्ञ के यहाँ
तुरंत जाएं। उसे गैस समझकर अपनी जान पर खतरा मोल न लें, क्योंकि आमतौर पर 2 बार का अटैक कोई भी व्यक्ति झेलता है। ये मैं अपवाद हूँ कि 8 बार का अटैक झेल के आपसे मैं बात कर रहा हूँ। आज बस इतना ही। मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।